शिवशंकर प्रसाद पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम गवर्नमेंट महामाया कॉलेज रतनपुर। आज बीएससी भाग 3 प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम यूनिट से वेग और त्वरण रूपांतरण की इस चर्चा में वेग संरक्षण के लिए क्या हो गया आपके पास, ये एक आपका फ्रेम निकल के आ गया, एक फ्रेम निकल के आ गया ये एस, दूसरा फ्रेम निकल के आ गया ये एस डेस। ठीक है, अब मान लेते हैं ये दो बॉल हैं, शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा हो। ये एक बॉल है और ये दूसरा बॉल है। इसका मास मैंने मान लिया है m1 और इसका मास मैंने मान लिया है m2, ये वाले बॉल का। ठीक है, और प्रारंभ में s के सापेक्ष इस बॉल का जो वेग है वो मान लेते हैं कितना है, u1 है, और इस बॉल का वेग कितना है मान लेते हैं u2 है शुरुआत में। उसके बाद क्या हुआ, ये एक दूसरे से कोलाइड हो गए, एक दूसरे से टकराए। टकराने से क्या होगा भाई, उनके वेग में परिवर्तन आया। टकराने के बाद इनके वेग में परिवर्तन कितना हो गया भाई, u1 से v1 हो गया और u2 से v2 हो गया। इसी प्रकार से फ्रेम s डेस से अगर आप देखें तो टकराने से पहले कितना होगा, हम लोग सीधा कुछ नहीं बोल रहे हैं इसमें, सीधा सीधा सा रिप्लाई कर रहे हैं हम लोग। ये हो गया u1 डेस और इसका हो जाएगा u2 डेस। उसी प्रकार से टकराने के बाद ये कितना आ गया, ये v1 डेस, और ये कितना निकल के आ जाएगा v2 डेस। डाउट तो नहीं हुआ, या मेरे बोलने में कोई ऐसा कंफ्यूजन तो नहीं आ रहा है? मैं सीधा सीधा सा बोल रहा हूँ, दो बॉल हैं, टकराने से पहले उनका वेग s के सापेक्ष u1 और u2 है, टकराने के बाद s के सापेक्ष v1 और v2 हो गए। और दूसरा जो फ्रेम हम लोग लेके चल रहे हैं s डेस, उसके सापेक्ष मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टकराने से पहले बॉल, ये जो पिंक टाइप के कलर में दिख रहा है, उसका वेग कितना है u1 डेस और दूसरे का कितना है u2 डेस। अब उसी प्रकार से टकराने के बाद कितना आ गया, तो मान लेते हैं v1 डेस और दूसरा आ जाएगा v2 डेस। यहाँ तक कोई डाउट है? बिल्कुल। आगे चलिए, अब संवेग संरक्षण के बारे में तो आपने सुना होगा। क्या सुना भाई, बाह्य बल की अनुपस्थिति में ये जो प्रारंभिक संवेग होगा, मतलब कोलिजन से पूर्व का, टक्कर से पहले का जो संवेग निकलेगा और टक्कर के बाद का जो संवेग आएगा या कुल संवेग जो आएगा, वो एक दूसरे के बराबर होंगे। अब उसके बाद अगर ये बराबर हैं तो फ्रेम S में चलिए बात करते हैं हम लोग। अब इस फ्रेम S के लिए ये हो गया। अब इसमें क्या आएगा आपके पास भाई, टक्कर से पहले के लिए कितना लिया आपने, ये m1 u1, m2 u2, m1 v1 और m2 v2। इसको आप मान लो समीकरण नंबर 1 है। इसी प्रकार से अगर संवेग संरक्षण का नियम फ्रेम S डेस पे लगाया जाए तो क्या मिलेगा, समीकरण 2 मिलेगा। कैसे मिलेगा, m1 u1 डेस, m2 u2 डेस, m1 v1 डेस और m2 v2 डेस मिल गया। अब हमको इन दो समीकरणों में संबंध दिखाना है, तो मैं समीकरण 2 पे ले जाता हूं आपको सीधा। अब इस समीकरण 2 के लिए आप अपने वेग रूपांतरण समीकरण का उपयोग करिए। कैसे करेंगे, ये देखिए आपको दिख रहा है, ये यहाँ सीधा सीधा सा मैंने निकाला है u1 डेस, कितना निकल आएगा u1 माइनस v, क्योंकि आप पहले ही बोल चुके हैं कि स्थिर प्रेक्षक से जो वेग होगा और वो गतिशील प्रेक्षक के वेग से ज़्यादा होता है, तो उसमें माइनस v घटाना पड़ेगा, हम लोग को लेना पड़ गया। दूसरा, इनके बारे में तो आपको क्लियर है कि u2 डेस इक्वल्स टू u2 माइनस v हो जाएगा। उसी प्रकार से ये v1 डेस इक्वल्स टू v1 माइनस v, ये टक्कर के बाद का कंडीशन है। और v2 कितना हो जाएगा बेटा, v2 डेस इक्वल्स टू v2 माइनस v आ जाएगा। इन सब वैल्यू को आप अपने समीकरण नंबर 2 पे रख दीजिए। मतलब u1 डेस की जगह u1 माइनस v, u2 डेस की जगह u2 माइनस v, v1 डेस की जगह v1 माइनस v और v2 डेस की जगह v2 माइनस v रख दिया। अब इस ब्रैकेट को ओपन करो। अगर आप इस ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं तो m1 u1 आ गया, ये मल्टीप्लाई हुआ इसके साथ। तो उसी प्रकार से कितना हुआ, m1 v हुआ, m2 u2 आया, m2 v आया। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब उसके बाद देखिए m1 v1 फिर से आया, m1 v आ गया। इसको जब इससे मल्टीप्लाई किए और इसका मल्टीप्लिकेशन अगर इससे हुआ तो उसके बाद अब m2 का मल्टीप्लाई इससे कर दिया तो m2 v2 आ गया, और m2 का मल्टीप्लिकेशन अगर v से कर दें तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है इसमें? यहाँ तक m2 v तक, ये वाला कैंसिल कर दीजिए, ये नहीं है हमारे रिजल्ट में, ये बाय मिस्टेक आ गया होगा। अब उसके बाद क्या करते हैं हम लोग,
इसमें सिमिलर टाइप के टर्म को कैंसिल कर देते हैं। देखिए दोनों पक्षों में m1v माइनस में है और इस साइड में इक्वल के इधर m1v कैंसिल हो गया। अब m2v और ये m2v भी कैंसिल हो जाएगा। अब अगर ये कैंसिल हुआ तो बचा क्या, m1u1 प्लस m2u2 और इस साइड क्या बचा, m1v1 प्लस m2v2। कुछ याद आया? ये इसको देख के आपको कुछ इसका इक्वेशन m1u1 m2u2 m1v1 m2v2, ये जो समीकरण नंबर 3 है आपका, वो बिल्कुल समीकरण नंबर 1 के जैसा है। इसका मतलब संवेग संरक्षण का नियम निश्चर होता है। कहने का मतलब क्या है, फ्रेम S व S' में इनका जो मान होगा, मतलब संवेग संरक्षण के अंतर्गत जो रिजल्ट आएगा S और S' में जो परिणाम मिलेगा वो एक समान होगा। ठीक है, अब हम ऊर्जा संरक्षण के लिए बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट को यूज करने वाले हैं। जो चीज आपने संवेग संरक्षण में माना था, बिल्कुल वही चीज हम लोग यहाँ भी मानेंगे। कैसे? ये जो बॉल है पिंक कलर वाला, उसका फ्रेम S के सापेक्ष अगर वेग पूछें तो कितना बोलेंगे भाई हम लोग, u1, इसका कितना, u2, और टक्कर हो गया। टक्कर होने के बाद इनके वेग में परिवर्तन आया, कितना आ गया, u1 से v1 आ गया, और ये u2 से कितना हो गया, v2 हो गया। क्लियर हो गई बात? अब अगर फ्रेम S' में निकालें तो ये संवेग संरक्षण में आप कर चुके हैं, मैं बिल्कुल उसी चीज़ को दोबारा रिपीट कर रहा हूँ आपके लिए। यहाँ इस बॉल के लिए अगर हम लोग निकाल लें, ये S' है, इसके लिए निकाल लें, ये वाला बॉल है, तो इस वाले बॉल के लिए कितना निकल के आएगा, इसको वापस लिखता हूँ मैं तो थोड़ा सा क्लियर होगा। अब इसके लिए देखिए, फ्रेम S' के लिए इस वाले बॉल का मान हम लोग मान लेते हैं u1', इसका u2', दोनों में टक्कर हुआ, जैसा वो मेजर कर रहा है ये वाला प्रेक्षक वैसे ये भी करेगा ना। तो यहाँ कितना निकल आया, ये u1' से v1' निकल आ गया, और ये u2' से v2' निकल के आ गया। यहाँ तक समझ में आ गया? अब हम लोग फ्रेम S और S' में ऊर्जा संरक्षण का नियम लागू करते हैं। अब ऊर्जा संरक्षण को लागू करने के लिए क्या करें, ऊर्जा संरक्षण को लागू करना है अगर, तो हमारे पास ये आया, क्या आ गया आपके पास, ये फ्रेम S के लिए ये हो गया टक्कर के पहले, और ये केस निकल के आ गया टक्कर के बाद का। तो ये हो गया 1/2 m1u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2u2 स्क्वायर, टक्कर के बाद 1/2 m1v1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2v2 स्क्वायर। क्लियर है? इसको अगर आप एक नंबर समीकरण नहीं मानना चाहें तो एक काम कर सकते हैं, 1/2 कॉमन लेके कैंसिल करवा दें तो एक नया इक्वेशन बन जाएगा। अब जो नया इक्वेशन बना उसको आप एक नंबर इक्वेशन ले लीजिए, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। तो ये डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, उसी प्रकार अगर हम लोग देखें फ्रेम S' के लिए, तो क्या निकल के आया हमारे पास, ये फ्रेम S' के लिए निकल के आ गया, हाफ m1u1' का स्क्वायर प्लस हाफ m2u2' का स्क्वायर इक्वल हाफ m1v1' का स्क्वायर प्लस हाफ m2v2' का स्क्वायर। यहाँ भी हाफ को अगर कैंसिल कर दें, यहाँ भी हाफ को कैंसिल करिए, चलिए ये हाफ ये हाफ ये हाफ और ये हाफ अगर चले गए तो हमारे पास एक नया समीकरण जनरेट हो जाएगा। क्लियर हुआ ना? हाफ रहे या नहीं रहे उससे आपको फर्क नहीं पड़ता, फिर भी इक्वेशन को अगर इक्वेट करना है, आया कि नहीं आया तुलना करना है, तो उसके लिए आपको आसान हो जाएगा। अब क्या करिए आप, फिर से वापस, भाई u1' और u1 में क्या संबंध है, u2' और u2 में क्या संबंध है, याद आ रहा होगा ना? अब आपका दिमाग वापस कहाँ चला गया, वेग रूपांतरण समीकरण में। तो वेग रूपांतरण समीकरण में अगर आपके पास है तो आप लोग वेग रूपांतरण समीकरण, ये वेग रूपांतरण समीकरण आ गया। इसमें u1' कितना होगा, u1 माइनस v, u2' कितना होगा, u2 माइनस v, v1' कितना हुआ, v1 माइनस v, और v2' कितना निकल आया, v2 माइनस v। अब इसमें केयरफुली हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि हाफ को आप चाहे तो कैंसिल कर दीजिए, चाहे तो रखे रहिए, तो वैसे कैंसिल करना बेटर ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन आपके लिए आसान हो जाएगा। थोड़ा सा केयरफुली देखना, क्योंकि इसका साइज काफ़ी छोटा लग रहा है, फिर भी कोशिश करते हैं। अब इनको आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करिए, पहले एक्सपेंड कर लीजिए इनको वर्ग वाला फॉर्मूला लगा के, a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला क्या आता है, याद है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आएगा। उसके हिसाब से अगर हम लोग इसको करेंगे इस वाले समीकरण को, तो कितना आएगा, u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर
माइनस 2u1v। उसी प्रकार से इसका, इसका और इसका कर लिया। क्लियर हुआ? और ये करने के बाद, एक्सपेंड करने के बाद, अगर हम m1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? m1u1 स्क्वायर, m2v स्क्वायर, u1 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर है इसलिए, और ये 2u1v बोले थे वहाँ पे m1 आ जाएगा। इसी प्रकार से m2u2 स्क्वायर, m2v स्क्वायर माइनस 2m2u2v। अब इस साइड आ जाते हैं, कितना आएगा? m1v1 स्क्वायर प्लस m1v स्क्वायर माइनस 2m1v1v आएगा ना भाई। यहाँ पे इन दोनों में v1 है और v है तो माइनस 2v1v होगा, तो उससे m1 का मल्टीप्लाई हो गया। और ये हाफ को हम लोग पहले ही माइनस कर चुके हैं, हाफ को हम लोग कैंसिल करवा दिए थे ताकि कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेशन ना आए। समीकरण काफ़ी बड़ा हो रहा था ना, इसलिए। अब यहाँ पे आ गए तो m2 का v2 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर m2 का इस v से मल्टीप्लाई हुआ, स्क्वायर के टर्म पे जो एक्सपेंड करने के बाद आएगा उससे, और फिर इसमें क्या हो जाएगा? माइनस 2v2v आ रहा है तो उसमें m2 का मल्टीप्लाई कर दिए तो ये आ गया। अब इसमें ये सर्च कर लो, आपकी सिमिलर टाइप का कोई टर्म तो नहीं है जिसको हम लोग कैंसिल करवाना चाहें, अगर तो करवा सकें। तो मेरे को तो दिख रहा है, ये देखो m2v स्क्वायर, m2v m1v स्क्वायर और ये m2v स्क्वायर। इधर देखिए भी यही सब टर्म है कि नहीं, तो m1v स्क्वायर और ये हो गया m2v स्क्वायर, कैंसिल। क्लियर हुआ? क्लियर है? डाउट तो नहीं हो रहा? अच्छे से नोट करना है इसको धीरे धीरे। अब आगे चलते हैं। आगे गए तो इस समीकरण में आपके पास एक रिजल्ट क्या निकल के आ गया कि भाई जो टर्म कैंसिल हो रहा था तो उसको कैंसिल करवा दिए। अब बचे क्या? ये बचा और ये बचा। इन दोनों में खास क्या है? 2 कॉमन है और v कॉमन है, तो ये निकल के ये बना दिया। इसी प्रकार इस डायरेक्शन में जाके देखें आप तो थोड़ा साइज छोटा करना पड़ेगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे अगर ध्यान देते हैं आप तो ये कितना आ गया? 2m1v और ये 2m2v, तो यहाँ से 2 कॉमन, v कॉमन, तो ये आया। इन दोनों रिलेशन को देख के भी आपको कुछ याद आया? अभी अभी तो किया है और पिछले क्लासेस में भी कई बार किए हैं इसको हम लोग, 11th में भी किया, फर्स्ट ईयर में भी किया है। तो ये कितना है? m1u1 प्लस m2v2, m1v1 m2v2 संवेग संरक्षण के नियम से दोनों इक्वल होते हैं, और अगर इक्वल हैं तो ये दोनों भी कैंसिल हो गए। कैंसिल हुए तो क्या आया भैया? आपके पास ये रिलेशन निकल के आ गया। क्या रिलेशन निकल के आया? आपने कहा m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर इक्वल टू m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर। ये किसके जैसा है? आपके समीकरण नंबर 1 के जैसा है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे संवेग संरक्षण का नियम दोनों रिफरेंस फ्रेम के लिए s और s डैश के लिए एक समान था, वैसे ऊर्जा संरक्षण का नियम भी एक दूसरे के सापेक्ष या s और s डैश के लिए एक ही होंगे। इसके बाद का जो अगला लेक्चर है वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। चलिए, शायद आपको ये सब चीज़ें समझ में आ गई होंगी, जैसा कि वेग रूपांतरण क्या होगा, त्वरण रूपांतरण क्या होगा, कैसे निकलेगा, ये निश्चर हैं कि नहीं हैं, फिर संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण की निश्चरता के संबंध में। तो गैलीलियन रूपांतरण से लेकर के यहाँ तक एक कंप्लीट रिवीजन है आपके गैलीलियन रूपांतरण का। ठीक है, चलिए फिर अगले लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।